कि इस पैसे को अगर जमीन में लगा दिया जाए। कुछ लोगों ने जो बहुत तकियानुसी विचारों के थे या उस समय लैंड्स की वैल्यूज नहीं उतरी हुआ करती थी, लोग मना करते थे, ये क्या कर रहे हो, बैंक में ज़्यादा सुरक्षित कहीं मरेगा नहीं। लेकिन कुछ लोग जो इनोवेटिव्स होते हैं, जो नया करना चाहते हैं, कोई तो पहले कदम रखता है। उन्होंने क्या किया, एक प्लॉट खरीद के मोहन रोड पे डाल दिया। मेरा पूरा फंड का पैसा 10 लाख रुपया मैंने मोहन रोड पे प्लॉट खरीद के डाल दिया। अब इसके आगे बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट से ही जुड़े रहते हैं, अभी ब्रांचेस में नहीं जाते हैं। तो जब वो पैसा उन्होंने 10 लाख रुपए लगा दिया और 5 साल के बाद जब शर्मा जी फिर दोबारा उन लोगों से मिले जो बैंक में अपना पैसा रखे हुए थे, तो लोगों ने पूछा कि आपने तो पूरा पैसा वहां प्लॉट खरीद लिया था, उधर तो कॉलोनीज बन गई, हाईवेज बन गए, आपको बहुत पैसा हो गया था। उन्होंने बताया कि 10 लाख रुपए का जो खरीदा था वो 1 करोड़ रुपए का हो गया। और जिन्होंने बैंक में उस पैसे को रखा था उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि जो 10 लाख था भैया, वो अब बड़ी मुश्किल से 15 लाख होगा 2-4 साल बाद। द ब्यूटी ऑफ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट सबके सामने पिक्चर क्लियर होने लगी और तेजी के साथ लोगों ने अपना पैसा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। अब बहुत सारे लोगों को उसका टेस्ट लग चुका था, क्योंकि एक प्लॉट खरीदने के बाद पैसा जब 1 करोड़ रुपया अंदर आता है तो संतुष्टि नहीं मिलती है, क्योंकि उस समय 10-5 रुपए 20,000 रुपए की तनख्वाह में जो आदमी काम करता था, उसने देखा कि 1 साल 1.5 साल और 2 साल मैक्सिमम 3 साल के अंदर इतना बड़ा रिटर्न्स मुझे बिजनेस में मिला। अब उसके अंदर जो एक्चुअलिटी आई, उसने वर्मा जी को, शर्मा जी को, मिश्रा जी को, मौर्य जी को और भी सभी को, सुशीला को भी बताना शुरू किया, सरिता को भी बताना शुरू किया, और इस तरीके से उन्होंने आकांक्षा को भी बताया कि तुम भी प्लॉट ले लो, इकट्ठा कर लो पैसा। नाउ द पीपल स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन द रियल एस्टेट। अब ये बिजनेस तेजी से बूम करने लगा, क्योंकि सबको उसका मजा आ रहा। जो प्रॉपर्टी खरीद रहे थे उनके इन्वेस्टमेंट सही जगह हो रहे थे और उनके पैसे रिटर्न्स बहुत अच्छे आने लगे। जो 10 लाख का खरीदा वो 50 लाख का हो गया। अब 50 लाख वाला बेच करके 10-10 लाख वाले 5 खरीद लिए। इस पूरे व्यापार में एक आम आदमी की आर्थिक स्थिति जमीन से लेकर आसमान तक बदलती चली गई और इसमें बहुत कम टाइम फ्रेम लगा। 5-7 साल में उस आदमी ने गाड़ी भी खरीद लिया, बड़ा सा मकान भी बना लिया और एक अच्छी कॉलोनी में मकान भी ले लिया। बिकॉज उसने किया कुछ नहीं, सिर्फ अपने उस पैसे को सही जगह इन्वेस्ट कर दिया, रियल एस्टेट में लगा दिया। दैट्स द ब्यूटी ऑफ रियल एस्टेट। अब इस पूरे प्रोसेस में जो पैसा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा था, उससे जो रिटर्न आ रहे थे, उसका मजा वो आदमी ले रहा था। लेकिन जिस आदमी ने पहली बार प्रॉपर्टी परचेज करवाई थी, उस आदमी को एक प्लॉट खरीदवाया था 10 लाख का, और जब वो 50 लाख हुए तो वो फिर मौर्य जी के पास आया, अब 5 खरीदने हैं। रियल एस्टेट सेक्टर के वर्किंग्स जो लोग थे, उनके पास बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज आने लगी। अब 1 करोड़ का फार्म हाउस दिलवा दो, कहीं कॉमर्शियल पेट्रोल पंप के लिए दिलवा दो। बहुत तेजी से ये रिक्वायरमेंट्स मार्केट में फैलने लगी और रियल एस्टेट का मार्केट डे बाय डे ग्रूम करता चला गया। फिर लोगों की तरफ से कुछ कमेंट्स आने शुरू हुए। थोड़ा सा टाइम और, लोगों की तरफ से कुछ कमेंट्स आने शुरू हुए कि अब तो बहुत सिचुएशंस, बहुत सारे लोग काम करने लगे हैं, बहुत सारे ऑफिसेस खुल गए हैं, बहुत सारी कंपनीज खुल गई हैं। तो उस पीरियड में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हुए। वो लोग कंफ्यूज हुए जिनके पास सही मार्गदर्शन देने वाले लोग नहीं थे। वो लोग कंफ्यूज हुए जिनके पास फैक्ट बताने वाले लोग नहीं थे। वो लोग कंफ्यूज हुए जो एक्चुअल डेटा को रीड नहीं कर पा रहे थे। हुआ ये कि इसमें मल्टीपल ग्रोथ में जब पैसा आने लगा, वही कस्टमर आपका लॉयल कस्टमर बन गया और बार बार प्रॉपर्टी खरीदने लगा। दूसरे रेफरेंसेस को भी लाने लगा कि आप चलिए सरिता जी से बात करिए, मैंने प्लॉट लिया था, मेरा पैसा बहुत बढ़ गया, कम इंप्रूव होने लगा।
अब लोगों ने कहा कि बहुत लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारी साइट है, बहुत सारी कंपनीज है, लोग कंफ्यूज होने लगे। लेकिन जो एक्चुअल डेटा को जानते थे, जो वास्तव में इस बिजनेस को प्यार करते थे, जो वास्तव में इस बिजनेस से ग्रोथ थे, जो वास्तव में रियल एस्टेट के टेस्ट को जान चुके थे, वो अपना दिमाग लगाते रहे और एनालिसिस करते रहे, लोगों की बातों में नहीं गए। हुआ एक परिवार में 4 बच्चे, ये पिताजी हैं, इनकी 4 संतान है, और ये सब कुल मिलाकर के 2 कमरे के मकान में ये परिवार रहता है। और ये बच्चे A B C D 4 बच्चे जब बड़े हुए तो वो जगह कम पड़ने लगे। A ने अपना एक मकान बनाया, B ने अपना एक मकान बनाया, C ने अपना एक मकान बनाया, D ने अपना एक मकान बनाया। एक प्रॉपर्टी जहां बिकती थी वहां 4 प्रॉपर्टी बिकने का स्कोप बन गया या नहीं? क्योंकि अगर A ने बनाया और B ने नहीं बनाया तो खाना कम बनेगा घर में, महाभारत ज्यादा होगी। देखिए भैया ने सब कुछ कर लिया, आप कुछ कर ही नहीं पा रहे। मीन्स अगर इन्होंने अपना मकान बनाया तो इन्होंने इनको अपना मकान बनाने के लिए प्रेरित किया, मोटिवेट किया कि आप, मैं बना सकता हूं, तुम भी बना सकते हो। उन्होंने कहा मैंने एक बनाया है, बी ने कहा 2 बनाऊंगा, परेशान मत हो, खाना बनाओ जल्दी, निकलने दो मुझे घर से। तो इन्होंने कंपटीशन करके 2 बनाया। 2 जिन्होंने के पास 1 प्लॉट, उनको दूसरा चाहिए, जिनके पास 3 प्लॉट, उनको चौथा चाहिए, जिनके पास प्लॉट है उनको बना हुआ मकान चाहिए, उनको फ्लैट भी चाहिए, उनको फैक्ट्री भी चाहिए, उनको कमर्शियल शोरूम भी चाहिए, उनको रेंट के लिए भी प्रॉपर्टी चाहिए। अनलिमिटेड इसको, कहीं बंद नहीं होना है। अगर आपके पास 2 मकान है तो आप तीसरा बनाने के लिए आदमी लोन ले रहा है, उधार ले रहा है, और चीजों को बेच रहा है, गाड़ी को भी, बिकॉज उसको पता है कि अगर रियल एस्टेट में मेरा पैसा लगेगा तो उसकी जो ग्रोथ है वो किसी भी अदर इन्वेस्टमेंट से कई गुना जाता है। राइट और रॉन्ग? सही कह रहा हूं? बिजनेस के स्कोप बढ़ते चले गए। जितनी प्रॉपर्टी खरीदी और बेची जा रही है उनको जो प्रॉफिट आ रहा है तो आ रहा है, लेकिन उसका सीधा असर, इफेक्ट हम प्रॉपर्टी कंसल्टेंट की लाइफ पर पड़ता है। राइट और रॉन्ग? जितनी बार भी खरीदेगा, हमारा कोई भाई तो बेचेगा, हमारा कोई भाई तो